हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बेसिकली रहेगा बीआरसी रिटन एग्ज़ाम कैसे निकालें इन केमिकल इंजीनियरिंग। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जीत बेचरा और मैं अभी बीआरसी में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे मेन 5 चीज़ों के बारे में। इस वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा कि मेरी गेट की और बीआरसी की प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही, तो पहले उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि बीआरसी का जो रिटन एग्ज़ाम है और जो गेट का एग्ज़ाम है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, तो उन दोनों को पहले हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बीआरसी में जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस मीन्स उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सिलेबस आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रिटन एग्जामिनेशन। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी पेपर को अटेम्प्ट करने की, ताकि हम मैक्सिमम अपना जो भी टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेरी गेट की जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले मैंने 2019 में गेट का अटेम्प्ट दिया था। 2019 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था केमिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बेसिकली अराउंड थर्ड ईयर के एंड से, और फोर्थ ईयर तक मैं 1 साल प्रिपेयर किया फॉर गेट एग्जामिनेशन। एंड 2019 में मैंने फर्स्ट अपना गेट का अटेम्प्ट दिया। तो गेट का मेरा अटेम्प्ट इतना खास रहा नहीं, उसमें मेरा कुछ अराउंड 800 रैंक आया था। उसके बाद मैंने 2019 में ही बीआरसी का भी रिटन एग्ज़ाम लिखा, लेकिन गेट के बाद मैंने कुछ बीआरसी रिटन एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, और ना मैंने मतलब कुछ उसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाई, ना कुछ मतलब कुछ नहीं किया था। डायरेक्ट मैं एग्ज़ाम देने चला गया था, और बीआरसी का रिटन एग्जामिनेशन में मेरा मार्क्स आया था 2019 में अराउंड 25 मार्क्स, 125 मार्क्स सॉरी। सो 125, एंड उस समय पे कट ऑफ था हमारा 150 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि जैसे खाली गेट की प्रिपरेशन के ऊपर भी अगर आप अपना अटेम्प्ट देंगे, जबकि मेरे गेट की प्रिपरेशन इतनी मतलब अप टू द मार्क भी नहीं थी कि उसमें बहुत अच्छा रैंक भी मतलब मेरा आया नहीं था। फिर भी आप अगर देख सके कि आपका कट ऑफ से बस मेरा 25 मार्क कम था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो क्योंकि दोनों सिमिलर एग्ज़ाम सिमिलर टाइप की है, दोनों में सिलेबस भी सिमिलर टाइप का है, इसकी वजह से आप जो गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बीआरसी में। लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आफ्टर 2019 मेरा 2019 में बीआरसी में अगर मतलब जो हमारा रिटन टेस्ट है उसमें तो हुआ नहीं था, तो हमने इंटरव्यू अटेम्प्ट नहीं किया था उस साल। देन 2020 में फिर से मैंने गेट के लिए अटेम्प्ट दिया था। इन इस बार मेरा गेट बेटर देन प्रीवियस रिजल्ट आया था। अराउंड मेरा 300 रैंक था। तो उसी उसी ईयर मैंने 2020 में बीआरसी रिटन एग्जामिनेशन भी अटेम्प्ट किया था। और 2020 में हमारे 2 पेपर हुए थे बीआरसी के। एक हुआ था बीआरसी का रिटन एग्ज़ाम, जो फर्स्ट एग्ज़ाम लिया था उन्होंने वो लिया था मार्च में, एंड उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम था वो अक्टूबर या नवंबर में शायद हुआ था। तो 2 पेपर हुए थे बीआरसी के 2020 के लिए, और रिज़ल्ट जो आया था वो नॉर्मलाइज होके कुछ उनका कट ऑफ बना था। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए उस टाइम पे कट ऑफ था मेरे हिसाब से 178 मार्क कुछ था, और मेरे मार्क्स आए थे रिटन एग्जामिनेशन में 198 कुछ करके। सो मेरे 20 मार्क्स या हाँ 20 मार्क ज़्यादा आए थे कट ऑफ से 2020 में। तो 2020 में हालांकि मैंने थोड़ा बीआरसी के लिए प्रिपेयर भी थोड़ा स्ट्रेटेजिकली थोड़ा अलग प्रिपेयर किया था गेट के एडिशन में भी। तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि बीआरसी में और गेट में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे मेरी जर्नी रही। सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जो गेट का एग्जामिनेशन है आपका, उसमें आपका एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स रहता है। एप्टीट्यूड हमारा रहता है 15 मार्क्स का,
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहता है हमारा अराउंड 13 to 15 मार्क्स का। लेकिन जब बीआरसी का एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी हार्डली 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आपको एप्टीट्यूड तो करने का ज़रूरत ही नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी आपको देखने का मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो उसमें भी आपका मेजोरिटी न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन आ सकता है। अदर देन दैट मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे मैथ्स का भी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है कि गेट के एग्जामिनेशन में 1 मार्क और 2 मार्क ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बीआरसी में एक क्वेश्चन के 3 मार्क है और 100 क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है, तो इसी हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल भी गेट में 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन का अलग अलग रहता है। लेकिन बीआरसी में क्योंकि सभी क्वेश्चंस के मार्क्स आपको जो मिलेंगे वो सेम है, तो उसी हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। सो बीआरसी के जो क्वेश्चंस है ना, उनका अगर डिफ़िकल्टी लेवल आपको अगर कंपेयर करना है गेट के क्वेश्चन से, तो आप 1 मार्क के क्वेश्चन के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होगी आपका गेट में और बीआरसी में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। नाउ अब बात करेंगे कि सिलेबस में बीआरसी रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो गेट में इम्पोर्टेंट है या नहीं भी है, लेकिन बीआरसी में कौन कौन सा आपको एडिशनल एफर्ट देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम टैकल कर पाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल टेक्नोलॉजी सीटी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि मेरे हिसाब से मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी से, और मैक्सिमम वो जा सकते हैं 20 तक। सो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ओनली एंड ओनली केमिकल टेक्नोलॉजी से मिल जाएंगे, जबकि गेट में ऐसा नहीं है। गेट में आपका हार्डली 6 to 7 मार्क्स अगर आ गया तब भी सीटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीआरसी में आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जैसे 2019 में मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा सीटी के क्वेश्चन थे केमिकल टेक्नोलॉजी के। 2020 में थोड़े कम थे, लेकिन थे वो हमेशा, मतलब मिनिमम आप ऐसा मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपको पक्का रहेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी से। तो केमिकल टेक्नोलॉजी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये हो गया पहला आपका सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट हो गया आपका मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन भी गेट में आपका हार्डली 4 मार्क या 5 मार्क का रहता है, लेकिन जब आप इधर देखेंगे तो मैकेनिकल ऑपरेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट का एप्लीकेशंस, अलग अलग इक्विपमेंट का एप्लीकेशंस ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से क्रशर का कहाँ एप्लीकेशन है, पंप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, मोनो पंप, गियर पंप, इन सब का एप्लीकेशन क्या है, स्लरी के लिए कौन से पंप यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैकेनिकल ऑपरेशन में आप ऐसे क्वेश्चंस कि जो कॉन्सेप्ट बेस या वन लाइनर है, जिनमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना, बस आपको आंसर एक बार पता है तो आप सीधा टिक कर देंगे उधर जाके, तो आपको कुछ देखना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी मैकेनिकल ऑपरेशन से ज़्यादा आएंगे, जबकि गेट में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका। और है आपका एक आईपीसी, जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल रहेगा। उसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी। तो आपका स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे बीआरसी में कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, जबकि आईपीसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ओवरऑल गेट में भी आपका जितना वेटेज है उतना ही वेटेज आपका बीआरसी में रहेगा। और दो इम्पोर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो है मास ट्रांसफ़र एंड सीआरई, जो दोनों बीआरसी में भी आपको अच्छे से पूछे जाएंगे। देन है थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, दोनों में से भी क्वेश्चन आएंगे। थर्मो में आपका फॉर्मूला बेस ज़्यादा रहेगा, जो आपका लिक्विड थर्मो है उसमें जो डिफरेंट फार्मूलाज है उसी के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे कि आपका कोई या डेरिवेशंस है कुछ जो आप लिक्विड थर्मो में पढ़ते हैं, उनका डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं करना है, एज ऑप्शन ही आपको डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे मतलब जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ऐसे आपको थर्मोडाइनेमिक्स में मिल जाएंगे बीआरसी रिटन एग्ज़ाम में। पीसी में भी आपका जो प्रोसेस कैलकुलेशन है उसमें आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे।
जैसे गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन है उन्हीं का डिफ़िकल्टी लेवल वाले बीआरसी में प्रोसेस कैलकुलेशन में हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में बस आप फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ सकते हैं बीआरसी में, अदरवाइज उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। हीट ट्रांसफ़र से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो मेजोरिटी हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन या आपका जो जैसे बेफल प्लेट का क्या रोल रहता है हीट में, और हीट ट्रांसफ़र के लिए क्या मतलब कौन कौन से टाइप के हीट एक्सचेंजर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो कंडेंसेशन बॉइलिंग ऊपर भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। सो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए हीट ट्रांसफ़र में। सो बेसिकली जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो आपका गेट में जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उसके सिमिलरिटी में आपका बीआरसी में रिटन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका रहेगा। तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको मेजर ध्यान देना है। डिफरेंस क्या है, जब आपने अगर गेट की तैयारी अच्छे से कर ली है और आपको हर एक फॉर्मूला हर एक सब्जेक्ट का पता है, फॉर्मूला पता होने का मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कौन सी लिमिट तक कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सब आपको अगर डिटेल में पता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, ओनली जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके फ्रॉम मैकेनिकल ऑपरेशन एंड फ्रॉम केमिकल टेक्नोलॉजी, वहीं आपको प्रिपेयर करना है। अदर देन दैट आपको कुछ अलग प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपके गेट के नोट्स है, जो आपके फॉर्मूला शॉर्ट नोट है, उसी को आप रिवाइज करिए, उसी को आप प्रिपेयर कीजिए और उसी को आप अपना बेस बनाइए फॉर बीआरसी रिटन एग्ज़ाम। प्लस आपको क्या करना है, सीटी जो केमिकल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल ऑपरेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको आपको देख के जाना है खाली, ताकि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप डायरेक्टली उसको टिक मार्क कर सके, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए। उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए आपके फॉर बीआरसी रिटन एग्ज़ाम। अब बात करेंगे कि आपको कौन कौन से सोर्सेज है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा है कि जैसे आपका डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बीआरसी एग्जामिनेशन इट इज इक्वल टू गेट के 1 मार्क क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिस करना है वो आपके ऑलरेडी, क्योंकि आपने गेट का एग्जामिनेशन दिया है तो आपने हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के ही गेट का एग्जामिनेशन देना होता है, तो आपने प्रीवियस ईयर ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा। तो आपको वही करना है, प्रीवियस ईयर फिर से 1 मार्क का ओनली प्रीवियस ईयर आपको देख के जाना है। और क्योंकि 2 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे 2 मार्क के डायरेक्टली बीआरसी में पूछे जाएंगे, वो डिट्टो कॉपी होंगे। जो गेट प्रीवियस ईयर है वो डायरेक्टली कॉपी करके बीआरसी में पूछे जाएंगे। तो आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो देख के नहीं जाना, ना उनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो आपके माइंड में हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर गेट के लिए वो प्रिपेयर किए हैं तो आपने वो ज़रूर देखे होंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आपको आंसर पता होगा, सीधा आपको आंसर जाके टिक कर देना है, तो ऐसा भी होगा। प्लस 1 मार्क्स के लिए आपको पूरा प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा रिवीजन करना है। सेकंड है कि केमिकल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल ऑपरेशंस के 1 मार्क के क्वेश्चन और आपको कहाँ से मिल सकते हैं, वो है आपका एक ओपी गुप्ता बुक है, लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस है। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है, और उसका जो मतलब आंसर शीट है उसमें भी काफ़ी एरर है ओपी गुप्ता में। तो आप उसको अवॉइड करके राम प्रसाद की एक बुक है, वो भी ऑब्जेक्टिव का एक बुक आता है, तो हो सकता है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देंगे, तो उसको आप परचेस करके उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी एक ये 2-3 टॉपिक के ऊपर ही, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया और केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, उनमें ही आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो राम प्रसाद को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी हालांकि आंसर की में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितना ओपी गुप्ता में है। तो आप उस बुक को वेरी स्पेसिफिकली आप टॉपिक चूज करके उसका क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 सोर्स हो गए, एक है आपका गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेकंड हो गया राम प्रसाद से आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस, और सिलेबस में कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये दोनों चीज़ें हो गई।
अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका 2 आवर्स का। ओके, 120 मिनट मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको मोटा मोटा मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे रहेंगे या कैसे टाइप के रहेंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, आउट ऑफ 100 40 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि सीधा उसको आप देख के बता सकते हैं कि आपको आंसर पता है या आपको आंसर नहीं पता है। उसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। सीधा वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं या फैक्ट बेस्ड रहते हैं। तो सीधा अगर आपको आंसर पता है तो आप 1 सेकंड में उसको टिक कर दोगे, मतलब आपको आंसर देखते ही मालूम पड़ जाएगा क्या आंसर है। ऐसे 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन होगा, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन होगा। जैसे कि आपका गेट के 1 मार्क में रहता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा डेरिवेशन करना है या कुछ बड़ा कैलकुलेशन ऐसा नहीं होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज यूज़ करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सीधा आप वैल्यूज़ डालोगे, फॉर्मूला में आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जिनको आप अगर बैठ गए सोल्व करने तो आप कभी पेपर ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मतलब 10-10 मिनट लगेगा आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने में। ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे 5 to 10। उनको आपको छोड़ देना है, या तो उसमें से अगर आपको किसी का आंसर डायरेक्टली पता है, जैसे कोई 2 मार्क का गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे उसमें भी बहुत ही स्मार्ट प्ले कर सकते हैं वो लोग। कभी कभी क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे, उसमें इतना सारा डेटा देंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो रहेगा ना, वो मतलब आपको एक वन लाइनर भी दे सकते थे, लेकिन वो आपको कॉन्सेप्ट पूछने के लिए आपको क्या करते हैं, वो आपको वन लाइनर नहीं देते हैं। वो आपको एक बड़ा सा एक मतलब पूरा वो बना के देंगे, पूरा डेटा दे देंगे, लेकिन वो डेटा का एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर का है एग्जांपल के लिए, जैसे CSTR है अपना। तो CSTR में अगर हमने कुछ डेटा दिया कि इसका इतना वॉल्यूम है, और जो भी रिलेटेड डेटा है वो सब दे के रखा है, कन्वर्जन भी दे के रखा है CRE में। तो उसके बाद पूछते हैं कि रिसाइकल करने पे इसका कन्वर्जन की कितना, मतलब कुछ एक्सट्रीम रिसाइकल कर दी तो उसके बाद कन्वर्जन क्या होगा। तो कन्वर्जन इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि उसमें 100% बैक मिक्सिंग है ना, तो आप रिसाइकल करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट, आपको कुछ फॉर्मूला लगाने का या कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो कन्वर्जन पहले रहेगा सेम कन्वर्जन बाद में रहेगा, तो आपको बस टिक करना है। तो ये शायद गेट में 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन वो डायरेक्टली 2019 में आया था। तो आप ऐसे डायरेक्ट टिक करने वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। तो वो 5 to 10 क्वेश्चन हो गए। 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब उन्होंने कहीं से जैसे टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन हो गया या कहीं से क्वेश्चन लेके आए जो आपको, जिसका आंसर भी पहले से मालूम नहीं होगा, और वो आपको बहुत ही लंबा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, तो उसको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने फॉलो किया था 2020 में, और जो मैंने क्या गलती की थी 2019 में, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें मैंने क्या किया था वो पहले आपको बताता हूँ, और 2020 में फिर मैंने क्या किया वो आपको बताता हूँ। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो जब मैंने 2019 में अपना पेपर देना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैंने देखना स्टार्ट किया। मैं पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया। उसके बाद अगर मेरे को आता है तो मैंने टिक किया, नहीं आता है तो मैंने छोड़ दिया। और जो भी अगर कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है अगर कुछ क्वेश्चन में, तब भी वो मैं पूरा करके, मतलब 1 by 1 1 to 100 में गया। तो 1 to 100 अगर मैंने उसमें कुछ मेरे को आते ही नहीं थे, कुछ फैक्ट बेस भी मेरे को पता था वो मैंने टिक कर दिया। कुछ ने लंबा कैलकुलेशन वाला था वो भी मैंने छोड़ दिया था। फिर भी वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते मैं इन वन गो मैंने किया। उसमें भी काफ़ी मेरे को स्किप करना पड़ा, क्योंकि मेरे को देख के लग गया कि अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है या इसमें कुछ कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी। वो सब मैंने मिस करने के बाद भी मेरे पास लास्ट में मैक्सिमम 5 मिनट बचा था। तो मेरा वन गो कंप्लीट करने में ही पूरा पेपर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैं रिविजिट कर ही नहीं पाया कि कौन सा क्वेश्चन मेरा छूट गया है, या कौन कौन से ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको मैं और अच्छे से गैस वर्क करके या कुछ करके मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, या कैलकुलेशन वाले जो मेरे को कॉन्सेप्ट पता है लेकिन खाली कैलकुलेशन करना पेंडिंग है,
वो सब मैं नहीं कर पाया। 2020 में मैंने क्या किया, फर्स्ट गो में मैंने अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन किए कि जो मेरे को देख के पता है कि बस इसका आंसर यही है, बस मतलब मैं जिसमें 100% श्योर हूँ, प्लस मेरे को टाइम नहीं लग रहा है उसको। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनको आपको पता है कि इसका आंसर कैसे निकालना है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए बहुत बड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किप कर दिए और डायरेक्टली मैंने 1 to 35 या 40 क्वेश्चन फर्स्ट गो में, ऐसे जो फैक्ट बेस्ड है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आपको अगर याद है तो याद है, नहीं याद है तो आपको नहीं पता है उसका आंसर, आपको गेस वर्क करना है कम्प्लीटली। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो मेरे को आते थे और उनका आंसर मेरे को डायरेक्टली पता था, ऐसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट गो में कंप्लीट कर दिए अराउंड 40। उसके बाद मैंने दूसरे अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया कि जो मेरे को आते हैं और उसमें कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्मूला है, उसमें आपको पूरा डेटा डालना है, फॉर्मूला में जैसे ही है उसके अनुसार कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सेकंड गो में करिए। उससे क्या होगा, आपका जो पहला वाला आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि जैसे मैंने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए हैं, तो मेरा 80 to 100 मार्क्स का मैंने ऑलरेडी पेपर अपने 82 नहीं सॉरी 100 to 120 मार्क का ऑलरेडी मेरे हाथ में है। तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा आपको जब आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे तब। तो आप सेकंड गो में और 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे कर दीजिए। मैक्सिमम आप 20 ऐसे क्वेश्चंस कर दीजिए कि जिसका आपको कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर दिया जिसमें सिंपल कैलकुलेशंस है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है या मेरे को देख के पता नहीं चल रहा है कि अप्रोच कैसे करना है, उसको मैंने कम्प्लीटली अवॉइड किया था। उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास 1 ही मिनट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको इतना टाइम देने का कोई ज़रूरत नहीं है उधर, क्योंकि आपको उधर रिसर्च नहीं करना, रिसर्च आपको बाद में करना है आप आफ्टर सिलेक्शन। तो आपको पेपर में रिसर्च करने नहीं बैठना है, ठीक है। तो आपको 1 मार्क का जितना डिफ़िकल्टी लेवल का अगर कुछ कैलकुलेशंस है तो उसको आपको लेके चलना है। अदरवाइज़ ज़्यादा कैलकुलेटिव अगर अप्रोच है, आपको पता लग गया कि अरे इसमें इतना मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा, तब भी छोड़ दीजिए। अगर वो 5 मिनट लेगा आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली गेट प्रीवियस ईयर के उसमें कॉपी किए जाएंगे, 2 मार्क के 1 मार्क के दोनों हो सकते हैं। तो उसको आपको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे, उसमें आपको कैलकुलेशन करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपको हमेशा पहले अपना कट ऑफ क्लियर करने के लिए जितना मिनिमम क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उसको आपको अपने बैकअप में लेकर चलना है। तो फर्स्ट में अपना 120 to 130 मार्क ऑलरेडी लेके चलूँगा जो मेरे को आता है। तो वो आप एक बार अच्छे से पेपर देखेंगे तब आपको पता लगेगा ना। अदरवाइज अब क्या होगा, आप 80 क्वेश्चन कर पाए तब तक टाइम ख़त्म हो गया। तो 1 by 1 आप ऐसा मत कीजिए, आप स्किप करते जाइए क्वेश्चंस को। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी मेरे हिसाब से। और आगे जाके इंटरव्यू के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या क्या करना है उसके लिए एक अलग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और कुछ आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको अच्छे से आपको टैकल करने का ट्राई करेंगे, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों।